नमस्कार दोस्तों, मैं जजौंदिया शिखर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपने चैनल का नाम मैथ एंड जीके ट्रिक्स एंड टिप्स है। देखिए मित्रों, आज से हम लोग पढ़ाई प्रारंभ करते हैं क्योंकि अपने पुलिस का पेपर जो है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बीच में कर लेंगे, लेकिन जो टॉपिक है उसका हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें। तो देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है 1857 की क्रांति के कारण। 1857 क्रांति भी पढ़ेंगे हम लोग कि 1857 की आज क्रांति, जितना भी बड़ा वीडियो बने तो देखते हैं कि 1857 क्रांति क्या है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड है वो ही बदल गया है। तो हम लोग उन सभी प्रश्नों को लेंगे जो छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज 1857 क्रांति को पूर्णतया हम लोग खत्म कर देंगे, इसका दमन कर देंगे। 1857 क्रांति के 4 मुख्य कारण थे: राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और सामाजिक कारण और सैनिक कारण। कौन कौन से थे? हम लोग कहेंगे राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक कारण। अब पूछता है, वो ऑप्शन में दे सकता है राजनीतिक कारण कौन कौन से थे। तो देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार, राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा, यानी गोद निषेध प्रथा क्या थी? गोद निषेध प्रथा, ये गोद निषेध प्रथा क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो गोद निषेध प्रथा थी, ये आपके अगर संतान नहीं है, यानी आप किसी को अपना उत्तराधिकारी अगर बनाना चाहते हो, गोद लेना चाहते हो, तो उन्होंने इसको खत्म कर दिया था। आपकी अगर संतान नहीं है, आपका राज्य आगे नहीं बढ़ रहा है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपकी मृत्यु के बाद वह राज्य ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्य में मिला लेगी। तो इसका दूसरा नाम दिया गया हड़प नीति। देखिए, उनकी तो गोद निषेध थी, हम लोगों ने इसको नाम दे दिया हड़प नीति। यानी जो हड़प नीति थी या गोद निषेध, इसका यही कारण था कि आप अगर निसंतान हैं तो आप किसी की संतान को गोद नहीं ले सकते। यह कैसी नीति थी? हम लोग कहेंगे यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी। यानी अंग्रेज इसमें विस्तार अपने साम्राज्य का कर रहे थे। कैसी नीति थी? विस्तारवादी नीति थी। ठीक है, ठीक है। जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। तो हम लोग से ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि अब वैसे 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नहीं, आप डलहौजी समझ लो, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय यानी विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन जो गोद नीति है, उस समय जो गवर्नर, जब गोद नीति उन्होंने लागू की होगी, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो किसकी थी? ये किसके दिमाग की उपज थी? तो हम लोग कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। तो पूछ सकता है कि जो गोद नीति है किसने लागू की थी या किसने बताया था, ये भी हो सकता है। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। ठीक, सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारतीय राज्यों पर नियंत्रण, व्यक्तिगत की नीति, मतलब नियंत्रण का मतलब कि आपको वो पेंशन के रूप में कुछ धन दे देंगे। ठीक है, ये जो व्यक्तिगत की जो नीति है, इसका अर्थ यही होता है कि आपको पेंशन के रूप में कुछ धनराशि दे देंगे। और जैसे आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई जहाँ पेशवा के यहाँ रहती थीं, वहाँ पर उन्हें पेशवा जी को 8 लाख सालाना पेंशन मिलती थी। उसमें उन्हें अपने राज्य का पूरा सब सिस्टम चलाना पड़ता था। लेकिन जो राजनीतिक डिसीजन है, सामाजिक डिसीजन है, वो सभी अंग्रेज शासन द्वारा किए जाते थे। यानी पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का रहता था, आपको पेंशन ही केवल दी जाती थी। तो ये जो नीति थी, ये भारतीय राज्यों को हड़पने की प्रमुख नीति थी। तो ये भी एक राजनीतिक कारण है जिससे राजनेता जो अपने राजा थे उनमें असंतोष का भाव पैदा हुआ।
तो इतने कारण थे राजनीतिक। ठीक है, अगला आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या है? देखिए, ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश। पहला तो ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये ध्यान रखना, धार्मिक और राजनीतिक कारण मिला के भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलते जुलते भी हैं, क्योंकि आपको पता है सामाजिक और धार्मिक जो है, पक्की बात है, एक दूसरे से मैच करते हैं, एक दूसरे से काफी हद तक तर्क वितर्क इनका रहता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति मत होना, मैंने दोनों को अलग अलग लिखने का प्रयास किया। ठीक है, धार्मिक कारण ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, सती प्रथा का अंत। देखिए ये धार्मिक थे, सती प्रथा जो है धर्म से जुड़ी हुई है। विधवा पुनर्विवाह कानून लागू। ठीक है, भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा के लिए विवश करना, यानी हम लोग समुद्र को देवता मानते थे, हम लोग समुद्र पर यात्रा नहीं करते थे, लेकिन भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती समुद्र की यात्रा करवाना, ये एक धार्मिक कारण है। क्या क्या है? ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, भारतीय सैनिकों का समुद्री यात्रा के लिए विवश करना। ये जो है महत्वपूर्ण धार्मिक कारण है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में समुद्र को देवता की तुलना करी गई है और हमारे यहाँ समुद्री यात्रा अशुभ मानी जाती है, इसलिए समुद्री यात्रा से हमारे देश के लोग दूरी बना के रखते हैं कि भाई ये ना करना पड़े तो अच्छी बात है। उनको इसके लिए विवश करना, ये भी धार्मिक कारण था 1857 के विद्रोह का। देखिए अगला कारण है आपका सैनिक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण। देखिए सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? सामाजिक कारण है विस्तारवादी नीतियां। अब देखिए सामाजिक कारण किससे मिल रहा है? ये विस्तारवादी नीतियां, ये ऊपर से आ रहा राजनीतिक कारण से। राजनीतिक कारण में विस्तारवादी नीति क्या थी? विस्तारवादी नीति थी आपकी गोद निषेध प्रथा, हड़प नीति, ये सभी क्या है? विस्तारवादी नीति। ये सामाजिक नीति के अंतर्गत आ गई। राजनीतिक मतलब अपना विस्तार करना चाहते थे। इसके बाद दूसरा प्रशासनिक नवाचारों को, नए नए रोज नियम बनाना। भाई समाज में एकदम कोई नियम लागू करना बड़ा कठिन होता है। आपने भी देखा होगा जब हमारे नोटबंदी हुई थी तो कितनी परेशानी हुई थी, जबकि नोटबंदी कोई नियम नहीं था, फिर भी उसको समाज में 2000 के नोट को और नए 500 के नोट को संचालित करना कितना कठिन काम था। अगर यही काम रोज रोज होता रहे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो समाज में नए नए नवाचारों को हम लोग एकदम लागू नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रिटिश शासन ने नवाचारों के इतने नियम नए नए निकाले, इतने नए नियम निकाले कि लोगों में असंतोष का भाव हो गया। तो ये भी एक सामाजिक कारण था 1857 की क्रांति का। और अगला था आर्थिक शोषण। अभी बताया आपको आर्थिक शोषण क्या था, बताया कि पूरा राज्य हड़पने के बाद आप राजा को पेंशन दे रहे, तो ये भी आर्थिक शोषण है। मतलब उसकी जितने भी अब से आप राजा हो, किसानों से आप आयकर ज्यादा वसूल रहे, शिकायत तो किसान आपसे ही करेगा। तो ये था आपका आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। अगला आता है सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यूरोपियन सैनिकों की तुलना में पेंशन कम, और सबसे मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस। जब उन्होंने ये पता चला, देखिए एक उनके पास राइफल थी जिसका नाम इनफील्ड था। इनफील्ड राइफल में एक कारतूस लगाया जाता था जो चर्बी युक्त होता था। क्या होता था कि इसकी चर्बी मुंह से खींचनी पड़ती थी और फिर इसको राइफल में डालकर चलाना पड़ता था। परंतु भारतीय सैनिकों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि यह जो चर्बी है ये तो गाय के चर्बी से या सूअर की चर्बी से बनती है, हम इसको मुंह पे नहीं लगाएंगे। तो ये जो चर्बी युक्त कारतूस था ये सैनिकों
में असंतोष का बहुत बड़ा कारण बना। और जब असंतोष का बहुत बड़ा कारण बना तो विद्रोह होना स्वाभाविक था। विद्रोह हुआ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह छेड़ दिया। और यह ऐसा विद्रोह था जो सबसे सशक्त विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? सबसे सशक्त विद्रोह था। विद्रोह की पहली घटना बैरकपुर। अब मैं देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, अब लिख रहे हैं बैरकपुर। कहां पर हुई? बैरकपुर। ये बैरकपुर कहां पड़ता है? हम लोग कहेंगे पश्चिम बंगाल। विद्रोह की पहली घटना बैरकपुर कौन से? यहां लिख दे 1857 की क्रांति, जिससे आपको याद रहेगी। विद्रोह की पहली घटना कहां से हुई? हम लोग कहेंगे बैरकपुर पश्चिम बंगाल से हुई। कहां से हुई? बैरकपुर पश्चिम बंगाल से हुई। अब क्यों हुई? अभी आपसे बताया कि बैरकपुर पश्चिम बंगाल में एक 34वीं बटालियन में, कौन सी? 34वीं बटालियन में, 34वीं बटालियन में इनफैक्ट्री के जवान मंगल पांडे, कौन थे? हम कहेंगे मंगल पांडे। मंगल पांडे, मंगल पांडे जो थे, उन्होंने चर्बी युक्त कारतूस मुंह से छीलने से मना कर दिया, या चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग से मना कर दिया। चर्बी युक्त कारतूस चलाने से मना कर दिया। तो क्या किया उन्होंने कहा हम चर्बी युक्त कारतूस को नहीं चलाएंगे। घटना कहां से चालू हुई? आप कहोगे बैरकपुर पश्चिम बंगाल। 34वीं बटालियन मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस चलाने से मना कर दिया। तो उन्होंने विद्रोह हुआ, वहां लड़ाई झगड़ा हुई, तो उन्होंने अपने सार्जेंट को गोली मार दी। विरोध में क्या किया इन्होंने अपने सार्जेंट को गोली मार दी। सार्जेंट मतलब जो इनका सेना नायक था, सार्जेंट को गोली मार दी। ठीक, किसको गोली मार दी? सार्जेंट को। अब इनका जो विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो इनका जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 23 मार्च 1857 को। विद्रोह इनका प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? हम लोग कहेंगे 23 मार्च 1857 को इनका विद्रोह प्रारंभ हुआ। मंगल पांडे पकड़ गए, इनको फांसी दी गई। ये भी पूछा जाता है इनको फांसी कब दी गई, तो हम लोग कहेंगे मंगल पांडे पकड़ लिए गए और मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। बिल्कुल सरल है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल से ये क्रांति प्रारंभ हुई 1857 की। 34वीं बटालियन के मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। सार्जेंट के साथ इनकी नोकझोंक हुई और सार्जेंट को गोली मार दी और 23 मार्च 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? लेकिन ये जो विद्रोह 23 मार्च 1857 को प्रारंभ हुआ, फांसी दी गई 8 अप्रैल को, इसके बीच में क्या हुआ? ये जो महत्वपूर्ण घटना है 23 मार्च से 1857 के बीच में क्या हुआ, तो आपको हम बता दें कि ये जो घटना हुई इसके बीच में आपके विद्रोह की जो तारीख निश्चित की गई थी, विद्रोह की तारीख निश्चित की गई थी, जो रियल तारीख सभी ने मिलकर कि विद्रोह किस दिन करेंगे, तो विद्रोह की जो तारीख, यहां देखिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। विद्रोह की जो तारीख निश्चित की गई थी, तारीख
निश्चित की गई थी वो क्या की गई थी, निश्चित की गई थी वो की गई थी 31 मई 1857। विद्रोह की तारीख कब निश्चित की गई थी, 31 मई 1857। लेकिन विद्रोह हुआ किस दिन, परंतु विद्रोह 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो गया। कब हुआ, 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो गया। दोनों दिन संडे था, इस दिन भी संडे था और इस दिन भी संडे था, दोनों दिन क्या था, संडे का दिन था। विद्रोह की तारीख निश्चित की गई 31 मई 1857 को, परंतु विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को। विद्रोह के मुख्य कारण मैं आपको बता चुका हूं, 4: सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक। विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण, विद्रोह का प्रमुख कारण, इतने कारण बताए, सबसे प्रमुख कारण क्या था, सबसे प्रमुख कारण था आपका आर्थिक कारण। कौन सा कारण, आर्थिक कारण। मैंने आपको बताया ना, आर्थिक शोषण, आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण था, आर्थिक कारण। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड केनिन। लॉर्ड केनिन। विद्रोह के समय, अब देखिए इस विद्रोह को लीड किसने किया, देखिए इस विद्रोह को लीड किया बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम जाफर के नाम से जानते थे। ठीक, ये विद्रोह का नेतृत्व मैं लिख देता हूं, विद्रोह के नेता। पूछ सकता है कि इस विद्रोह के नेता कौन थे, विद्रोह के नेता, विद्रोह के नेता थे बहादुर शाह सेकंड जफर। और मुगल बादशाह कौन थे विद्रोह के समय, मुगल बादशाह, तो मुगल बादशाह भी कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई तो कहा भाई इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो उस समय भारत के जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह द्वितीय जफर थे। इनके पास सभी लोग गए और इनसे नेतृत्व करने का आग्रह किया, तो इन्होंने कहा मैं 70 साल का बूढ़ा, 75 साल का, मैं क्या नेतृत्व करूंगा, मैं ढंग से चल तो पा नहीं रहा हूं। लेकिन इनके जो सेनापति थे, वजीर थे, उन्होंने समझाया कि अगर आप नेतृत्व करेंगे तो आप इतिहास में अमर हो जाएंगे। इन्होंने उसकी बात मान ली बस खां की, और 1857 के क्रांति का नेतृत्व का निर्णय ले लिया। अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून जेल में भेज दिया। कहां भेज दिया, रंगून जेल में। और वहीं पर इनकी जेल है, जेल लिख गए, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर, रंगून जेल में। ठीक है, बर्मा, जिसे हम लोग काला पानी कहते हैं। तो 1857 के नेता आपको याद रहेंगे। विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे
वो थे लॉर्ड पामस्टन। ठीक, लॉर्ड पामस्टन थे। विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये तो पूछा भी गया है पुलिस के पेपर में। कमल का फूल और चपाती, प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती, जिसे हम लोग रोटी भी कहते हैं। रोटी कमल का फूल कह लो, चाहे चपाती कमल का फूल कह लो, चाहे कमल का फूल चपाती कह लो, चाहे कुछ भी कह सकते हो। विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? देखिए, ऐसे ही आ जाओ। चलिए, अब वो कहता है विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी। विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी, तो विद्रोह के समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया। विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी, महारानी विक्टोरिया। देखिए, अब विद्रोह, कौन सा विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ ये हम लोग देखते हैं, और वहां के नेता कौन थे। तो प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता, विद्रोह के 1857 के जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्व करता। ठीक है, यहां ता है बीच में, नेतृत्व करता। ठीक, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेरठ। बहुत फेमस नाम है मेरठ से, कदम सिंह। इलाहाबाद, लियाकत अली। इलाहाबाद नहीं लिखेंगे, लेकिन पहले इलाहाबाद ही लिखा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्रयागराज। कौन था? लियाकत अली। अगला है कानपुर। कानपुर से कौन थे? नाना साहब। अगला है झांसी ग्वालियर। झांसी व ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। देखिए, क्या हुआ कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों को झांसी में हराकर ग्वालियर की तरफ कूच किया और ग्वालियर किला जीत लिया। वहां पर क्या किया इन्होंने, अपने भाई नाना साहब को वहां का शासक बनाकर आगे बढ़ गए। लेकिन नाना साहब नशे में इतने चूर थे कि उन्हें वहां से अंग्रेजों ने हटाकर और ग्वालियर के किले को कब्जा लिया। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो सहयोग था वो सिर्फ तात्या टोपे ने किया। बकाया 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का अपने क्षेत्र से, ग्वालियर, झांसी, कानपुर संभाग से कहीं से इन्हें अच्छी मदद नहीं मिली। अगला है बरेली से। देखिए, बरेली से जो था वो थे आपके खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। बरेली के बाद आ जाते हैं फैजाबाद। फैजाबाद, फैजाबाद से जो है मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला।
ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लखनऊ। लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक। और लखनऊ के बाद आ जाते हैं हम लोग दिल्ली। तो दिल्ली से जो थे, सबको पता, अभी नाम बताया था आपको, जिन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम जाफर के नाम से जानते थे, और सैन्य जनरल वक्त खां, जिसके कहने पर इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया था। ठीक है। अब देखिए 1857 की जो क्रांति हुई, सबसे ज्यादा प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? देखिए ये सबको याद होंगे, प्रश्न कहां से निकल के आते हैं। प्रश्न वो कहता है 1857 की क्रांति के समय इन मतलब विद्वानों के विचार क्या थे। तो लॉरेंस एम सीसे ने कहा था, मैं नाम लिखे दे रहा हूं, आप सुन लीजिए कथन, तो अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। लॉरेंस व दूसरा नाम है सीसे। लॉरेंस और सीसे ने कहा यह एक सैनिक विद्रोह था, कुछ और नहीं। लॉरेंस और सीसे ने कहा यह एक सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं। और कार्ल मार्क्स ने कहा यह एक राष्ट्र विद्रोह था। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा यह एक राष्ट्र विद्रोह था। क्या था? यह एक राष्ट्र विद्रोह था। और बीडी विनायक दामोदर सावरकर, देखो भैया ये बहुत महत्वपूर्ण नाम, ध्यान रखना, बीडी विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया। बीडी दामोदर, विनायक भूल गए हम नाम लिखना, चलो इतना याद रहेगा आपको, सावरकर, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो एक रमेश चंद्र मंजुमदार है, इनका ध्यान से सुन लीजिए। रमेश चंद्र मंजुमदार ने कहा भारत का यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। फिर से सुन लीजिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी मंजुमदार जी ने, रमेश चंद्र मंजुमदार जी ने। इन्होंने कहा था भारत का यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। बीडी सावरकर के ऊपर एक आलोचना थी कि यह जो स्वतंत्रता संग्राम कह रहे हैं कि यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। किन्होंने कहा था? ये कहा था रमेश चंद्र मंजुमदार ने। ठीक है। देखिए ये बहुत जो कथन बताए जा रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहां पर देखिए जो विद्रोह था उसके जो लेखक हैं, विद्रोह था उसके जो लेखक थे वो सर सैयद अहमद खां थे। इनकी पुस्तक है असबाब बागते हिंद। और बीडी सावरकर की जो पुस्तक है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। रमेश चंद्र मंजुमदार की है सोपी मेटिंग एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। सुरेंद्र नाथ से सेन की पुस्तक है 1857। ये जो महत्वपूर्ण मैंने 4 किताबें बताई हैं, इनको दोबारा दोहराता हूँ, आपको सुनाई दे रहा हो तो आप लिख लेना। सर सैयद अहमद खां, असबाब बागते हिंद, बीडी सावरकर ने लिखी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। देखिए ये हैं 4 किताबें, आप लोग देख सकते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। देखिए 1857 की ये देखिए मंजुमदार की ये है
और सुरेश चंद्र सैन की ये। हाँ ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को। लास्ट है इसका चरण, और ये टॉपिक जो है 1857 से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं सब खत्म हो जाए। सर सैयद अहमद खान ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने इस विद्रोह का इतिहास लिखा। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन भारतीय था जिसने इस विद्रोह का इतिहास लिखा है, तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और ये बिजनौर में शहर में सदर अमीन के पद पर कार्यरत रहे। बीडी सावरकर ऐसे दूसरे भारतीय थे जिन्होंने इस विद्रोह को दिखाया, और उन्होंने 1904-1905 में मराठी भाषा में अपनी पुस्तक की रचना की। तो बीडी सावरकर ने इस विद्रोह को दिखाया 1857 के विद्रोह को, और मराठी भाषा में इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की। भारत में आजादी के बाद स्वतंत्र देश की सरकार ने रमेश चंद्र मंजुमदार को सरकारी इतिहासकार के रूप में इस विद्रोह के इतिहास लेखन के लिए नियुक्त किया, परंतु सरकार से अनमन हो जाने पर स्वतंत्र रूप से इतिहास लिखा। तब सरकार ने सरकारी इतिहासकार के रूप में सुरेंद्र नाथ सेन को विद्रोह के इतिहास लेखन के रूप में नियुक्त किया। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसे 1857 लिखी। ठीक, ये 1857 का पूर्ण विद्रोह था जिसको हम लोगों ने देखा। अब देखिए चर्चा बहुत जोरों शोरों पे हो रही है, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो पेपर है पुलिस का, ये दोबारा होगा कि नहीं होगा। पुलिस का पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस का पेपर है अगर ये कैंसिल होता है, वैसे तो इन्होंने क्या नाम, एक विधायक जी का लेटर भी जारी हुआ है, उसमें क्या नाम कहा गया है कि इस पुलिस के पेपर को दोबारा कराएं। देखिए पुलिस पेपर, देखिए पुलिस पेपर दो पालियों में, देखिए 17 की दो पालियां थी, फर्स्ट और सेकंड। तो हमें सबसे ज्यादा किसका संदेह है? सेकंड का। इसी प्रकार 18 की दो पालियां थी, फर्स्ट और सेकंड। तो संदेह किसमें? सेकंड में। तो ये तो पक्का है, इन दोनों में पेपर लीक पक्के में हुआ है। ठीक, अगर ये ध्यान रखना कि अगर सरकार पुनः पेपर कराती है और कह देती है कि मैं 17 और 18 की पाली का ही पेपर कराऊंगी, और अगर सरकार ने केवल 17 और 18 की द्वितीय पालियों का पेपर करा दिया, तो प्रथम पाली वाले तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। इनको ज्यादा नहीं तो 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, और यह समय इनके लिए पर्याप्त होगा। तो सरकार को चाहिए कि पूरी भर्ती दोबारा कराए। अगर पेपर लीक के वो मिलते हैं, ऐसा ना करें कि दो पालियों के करा दें और दो के ना कराएं। तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा नहीं तो आधे बच्चों का नुकसान हो जाएगा और आधों का नहीं, क्योंकि एक जो मीटिंग है, ज़्यादा नहीं तो उसमें एक मीटिंग में अगर हिसाब लगाया जाए तो 12 लाख लड़कों ने पेपर दिए। तो आप सोच सकते हैं कि 2 मीटिंग यानी 24 लाख, 2 मीटिंग यानी 24 लाख, और यहां पर भी 24 लाख। तो 24 लाख को आप समय दे रहे हैं और 24 लाख को समय नहीं दे रहे हैं। तो ये मान के चलिए जो 60,000 वैकेंसी भरी जाएंगी, उनमें से 50,000 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 55,000 पद द्वितीय पाली में से भर जाएंगे अगर दोबारा पेपर हुआ। इनको क्या मिलेगा? इनको कुछ नहीं मिलेगा, बस ये खाली हाथ रह जाएंगे, ये मान के चलिए। और मैं इसका पूरा विश्लेषण एक वीडियो में डालूंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।